Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की और जिसमें आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। उसके बारे में जानेंगे क्या क्या बातें आपकी लाइफ प्रोसेस में दी गई हैं, तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास लाइफ प्रोसेस। है ना। लाइफ प्रोसेस क्या होती है कि जितनी भी जो हमारे पास लाइफ है, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो या हम ह्यूमन बीइंग हो, है ना, उसको उसमें जितनी सारी चीजें होती हैं उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, है ना। तो कैसे हम बताएंगे कि कौन अलाइव है ना, और कौन अलाइव नहीं है ना। तो भाई जिसमें लाइफ चल रही हो वो अलाइव है, जिसमें नहीं चल रही हो अलाइव नहीं है। अगर आप किसी डॉग को भागते हुए देखते हैं, है ना, काऊ को आप चुइंग करते देखते हैं, है ना, या किसी आदमी को आप जोर से चिल्लाते हुए देखते हैं, है ना, तो ये सारी की सारी क्या है बच्चों, लिविंग बीइंग्स है। तो डॉग में, काऊ में और मैन में क्या होगा, इफ द डॉग, काऊ और मैन वर असलीप, है ना, अगर ये सो रखे हैं तो इस उस टाइम क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, अभी भी वो अलाइव है। अगर आप देखते हैं कि इंसान जब इंसान सो रहा है तो उस टाइम तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो क्या है, अलाइव है ना। तो अलाइव क्यों है, क्योंकि उसकी जो अंदर जो सांसें हैं वो क्या हो रही है, चल रही है। तो हमें कैसे हम पहचानते हैं, हम ब्रीथिंग से पहचानते हैं, सांस ले रहा है वो, है ना, तो हमें पता चलता है वो अलाइव है। तो ऐसी प्लांट्स के बारे में भी है कि हाउ डू वी नो अबाउट दे आर अलाइव, कैसे पता चले कि वो अलाइव है। तो हम उनको क्या देखते हैं, हम उनको ग्रीन होते हुए देखते हैं, है ना, वी सी देम ग्रीन, है ना। अच्छा, लेकिन उनके बारे में क्या, जिनके पास अलग ग्रीन से अलग कलर्स की पत्तियां होती है ना, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो ग्रो करते हैं ओवर टाइम, है ना। तो हमें पता चलता रहता है कि वो अलाइव है ना। अच्छा, तो दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चाहे ग्रोथ रिलेटेड हो या ना हो, जो कॉमन एविडेंस है अलाइव होने का वो क्या है, कॉमन एविडेंस अलाइव होने का कि हाँ उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तभी तो हम बताते हैं कि वो क्या है, अलाइव है ना। अच्छा, लेकिन जो प्लांट है दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन जो प्लांट है वो हमें, अगर कोई प्लांट आपको विजिबली नहीं दिखता ग्रो करते हुए तो भी वो क्या है, अलाइव है। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं बिना विजिबल मूवमेंट के, है ना, और विजिबल मूवमेंट का जब वो यूज करते हैं तो हम बताते हैं कि हाँ ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ की, है ना। तो जो मूवमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स, वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, हम अपनी आंखों से उनको नहीं पहचान सकते, है ना। जैसे कि अगर आपके पास कोई इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, वो लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी है, लेकिन अगर हम उसको नहीं पहचान पा रहे क्योंकि हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो क्या हम बोलेंगे वहां पे लाइफ नहीं है, वहां पे लाइफ है, लेकिन हम उसको क्या कर पा रहे, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसी के बारे में हमें समझना है कि जो क्यू मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है वो लाइफ के लिए नीडेड है ना। और हमने अर्लियर क्लासेस में देखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे कैसे हैं, होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, सबका क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ना। उनके पास टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के पास सेल है, और सेल से क्या बनते हैं बच्चों, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनते हैं, ठीक है ना। और बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर होता है, नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, है ना, इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो अगर ऑर्डर ब्रेक होता है तो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, अगर ऑर्डर उसका ब्रेक हो जाए तो ऑर्डर के जो ऑर्गेनिज्म है वो अभी काम नहीं कर पा रहा है ना, अलाइव नहीं है। तो जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, वो रिपेयर करते हैं और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं,
है ना, रिपेयर और क्या करते हैं, मेंटेन। आपने देखा होगा अक्सर जब जैसे डॉग वगैरह को चोट लग जाती है तो वो अपना इलाज खुद ही करता है, वो अपने जो उस पार्ट को क्या करता है, वो चाटने लग जाता है, क्योंकि उसके जो सलाइवा होता है उस सलाइवा में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको क्या करता है, उसको ठीक करना लगता है, क्योंकि वो अगर उसके उस घाव को ठीक नहीं करेगा तो अंदर ही अंदर खराब होगा, तो उसके जो सेल है वो डैमेज हो जाएंगे, और धीरे धीरे अगर वो सेल उसके डैमेज हो जाएंगे तो एक टाइम पे वो डेड हो जाएगा, अलाइव नहीं रहेगा, है ना। तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, अपना बॉडी पार्ट के जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करता रहता है, मेंटेन करता रहता है। हमारी बॉडी में भी लाखों सेल्स है, हम मल्टी सेलुलर सेल से मिलकर बने हुए। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, कई सेल्स क्या होते हैं आए दिन खत्म होते हैं, कोई नए जन्म ले रहे हैं, कोई खत्म हो रहे हैं। अब जो खत्म वाले जो सेल है, डेड सेल है, उनको बॉडी से बाहर निकालना भी क्या है, जरूरी है। जैसे जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में सारा का खाना जो एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद कुछ क्या होता है, वेस्ट बच जाता है, तो उस वेस्ट को निकालना क्या है, जरूरी है। अगर वो वेस्ट आपकी बॉडी से नहीं निकला तो वेस्ट क्या होगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हर एक चीज क्या करती है, अपने आप को रिपेयर और मेंटेन करके चलती है, ठीक है ना, रिपेयर और मेंटेन करके चलती है ना, तभी वो क्या कर पाएंगे, आपका मूव कर पाएंगे अराउंड ऑल द टाइम। तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है, क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन मैन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग, है ना। अगर आप बैठे, जैसे आप अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी आप बैठे हैं सिर्फ, आप कुछ नहीं कर रहे, तो भी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, मेंटेनेंस चल रही है। आप सो रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, मेंटेनेंस चल रही है। तो जो मेंटेनेंस प्रोसेस है उसको क्या होता है, मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, है ना। तो मेंटेनेंस प्रोसेस को क्या मेंटेनेंस प्रोसेस करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी बॉडी के बाहर से आती है ना। सो एक प्रोसेस है जो क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, बाहर से बॉडी को एनर्जी देता है, और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फूड कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो फूड क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को, फूड क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो एनर्जी है ये यूज होती है किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, है ना। ये एनर्जी किसके लिए यूज होती है बच्चों, मेंटेनेंस के लिए यूज होती है, ठीक है ना। और फूड आपको बाहर से देना पड़ता है, आउटसाइड, है ना। आउटसाइड इन्वायरमेंट से आपके अंदर तो खाना नहीं बनता ना, आप खाते हैं, बाहर से खाते हैं। तो आउटसाइड इन्वायरमेंट से जब फूड किसी ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी से वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को मेंटेन करेगा एंड रिपेयर करेगा, है ना। मेंटेन और रिपेयर जो प्रोसेस है क्या होता है, वो चलते रहता है। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर जो बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का ग्रो करेगा, अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, इज टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल उसको लेने पड़ते हैं बाहर से। अब जो लाइफ है अर्थ में जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। किस पे, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। और इनमें से कुछ ऐसे फूड सोर्सेस है जो कार्बन बेस्ड होते हैं। तो कार्बन बेस्ड सोर्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी के डिपेंड होने पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ही वेरी करती, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी में है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है ना, इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। भाई आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसीलिए उसको आपको कैसे देनी होती है, नीडेड टू बी ब्रोक डाउन और बिल्ट अप इन दी बॉडी, है ना। और वो फाइनली कन्वर्ट होनी चाहिए एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, जिससे क्या हो पाए, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है ना, वो उस लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख पाए। साथ ही साथ किस तरीके का मॉलिक्यूल आप बॉडी को दे रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि
अगर आप देखते हैं कि बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में वो नेसेसरी है। आपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने पढ़ा कि कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन्हीं में से एक रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। तो जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन है ये क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, है ना। हमारी बॉडी में भी क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती रहती है। कौन सी चलती है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट चलती रहती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी क्या चलती है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन चलती है। और ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केमिकल तरीका है मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का। इसके लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं बॉडी के बाहर से, आउटसाइड द बॉडी। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स ऑफ सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो आप ऐसे रेस्पायरेशन क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं रेस्पायरेशन के बारे में। यहाँ पे रेस्पायरेशन आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेस्पायरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources है ना, for cellular needs। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि बाहर से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं फूड को तोड़ने के लिए, ताकि आपको क्या मिल पाए? एनर्जी मिल पाए, है ना। तो आपने देखा होगा प्रीवियसली, आपने देखा कि कैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? वेरियस जो बॉडी पार्ट्स है उनके अपने क्या है? स्पेशल फंक्शंस है ना। और आप इससे आपको पता होगा कि कैसे आपके पास जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू का एक और काम क्या है? फूड को लेना, ऑक्सीजन को लेना, ये भी क्या है? टिश्यू का काम है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो फूड और ऑक्सीजन है वो कैसे लिया जाता है? टेकन अप एट वन प्लेस इन दी बॉडी, एक ही जगह पे लिया जाता है। जबकि हर एक पार्ट को क्या चाहिए? खाना भी चाहिए, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन एक ही पार्ट पे आती है। ऑक्सीजन कहाँ पे आती है? आपकी लंग्स में आती है ना। और इसी तरीके से जो फूड है वो एब्जॉर्व होके स्टमक में ही आता है। तो फिर कौन ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पार्ट में लेके जाएगा? वो जो खाना एब्जॉर्व हुआ उसको पूरी बॉडी पार्ट में लेके जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में वो इस तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ है जो इस तरीके से ये क्या करता है? चीजें करता है ना, चीजें करता है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो क्या करता है? फूड को और ऑक्सीजन को कैरी करके जाता है एक प्लेस से और बॉडी के हर एक पार्ट में लेके जाता है ना। अब आप जैसे आप देखते हैं कि आपके जो हाथ है, आपके हाथ में जो सेल्स है उनको फूड और ऑक्सीजन की जरूरत
है ना, तो वहां पे कैसे पहुंचेगी वो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा पहुंचेगी। आपने पढ़ा है 7th में कि जो ब्लड है, ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है। ब्लड में कई सारी चीजें हैं, है ना, ब्लड में क्या है, कई सारी चीजें हैं जो इस तरीके से इनको पहुंचा के आती है वहां पे, है ना। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब हम केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं कार्बन सोर्स के लिए और ऑक्सीजन का, ताकि एनर्जी जनरेट हो पाए, तो वो क्या करते हैं बच्चों, बाय प्रोडक्ट देते हैं जो कि यूजलेस होते हैं फॉर द सेल ऑफ द बॉडी, और वो हमारे लिए हार्मफुल भी है ना। जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और साथ ही साथ इसने कुछ और एक चीज हमने ए बना दिया, तो इसको तो हम बोलते हैं बच्चों मेन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, मेन प्रोडक्ट। और जो ए हमारा पास बना है वो क्या है बच्चों, बाय प्रोडक्ट है। क्या है, बाय प्रोडक्ट। तो एक तो मेन प्रोडक्ट हो गया, एक क्या हो गया आपका पास, बाय प्रोडक्ट हो गया। एक मेन प्रोडक्ट हो गया, एक आपका क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, बाय प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक तो ये यूजलेस है, इनका कोई काम नहीं है। क्या है, एक तो यूजलेस है, इनका कोई काम नहीं है, साथ ही साथ ये हार्मफुल भी है। क्या है बच्चों, साथ ही साथ हम अभी एक रिएक्शन करेंगे, हम वहां पे देखेंगे कि बाय प्रोडक्ट क्या निकला, उसका क्या यूज नहीं था, हार्मफुल क्या था। तो इनको हम बच्चों वेस्ट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं, इस वजह से ये हमारी बॉडी से बाहर इनको हमें भेजना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस होता है वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर भेजने का, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। और आपने क्लास 7th में एक और चीज पढ़ी कि एक्सक्रीशन कई तरीके से होता है। एक तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाना, वो भी एक्सक्रीशन है। अब वेस्ट प्रोडक्ट हर एक ही जगह नहीं मौजूद है, हमारे ब्लड में भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे ब्लड में भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे भी हमें बाहर निकालना है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, किडनी है, जो क्या करती है, उस वेस्ट को क्या करती है, साफ करने का काम करती है ना। हमारे जो ब्लड में सॉल्युबल वेस्ट है उसको बाहर कौन पहुंचाती है, किडनी पहुंचाती है। अगेन जो बेसिक रूल है किसी बॉडी का, जो बेसिक रूल होता है फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, है ना, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करके उनको बाहर, बॉडी से बाहर फेंकवाते हैं। आई बात समझ में, है ना। ये कुछ आपके पास क्या थे बच्चों, तरीके थे। मेरे ख्याल से आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझ में आएगा कि लाइफ प्रोसेस में एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से चीजें होती है। चलिए, तो जितना हमने पढ़ा उससे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या समझ आया, कितना नहीं आया। तो जैसा सबसे पहले हमारे पास दिया है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement आप क्लास 9th में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म like humans, ठीक है। ये कह रहा है, क्या बोल रहा है कि क्यों जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट होता है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, ठीक है ना। ऐसा क्यों, डिफ्यूजन के बारे में आप 9th में पढ़ा था। बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है, जो हमारी बॉडी में, जो आपके पास क्या है, सपोज ये आपके पास क्या है, लंग्स है ना, ये आपके पास लंग्स है।
अब बाहर से आपने ऑक्सीजन को ब्रीथ करा, है ना, और ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंची, और इधर आपके पास क्या है, ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ पे होता क्या है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज क्या हो, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, है ना। अब आपने ऑक्सीजन बाहर से ली और आपके लंग्स में काफी ज्यादा ऑक्सीजन भरी है ना, और सेल में कम है, तो ये क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी, लंग से सेल की तरफ जाएगी, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है वो क्यों इनसफिशिएंट है फॉर द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। इसके बारे में हमें जवाब देना है कि डिफ्यूजन हमें क्यों कम पड़ जाता है वहां पे, है ना। तो क्या ऐसा रीजन है डिफ्यूजन कम होने का। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन में सारे के सारे जो बॉडी सेल्स है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए हर सेल जो बॉडी का है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती एज पर जो उसकी नीड है, इसलिए डिफ्यूजन क्या है, इनसफिशिएंट है। आई बात समझ में, इस वजह से डिफ्यूजन क्या है, इनसफिशिएंट है। भाई आपके हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, और हर एक बॉडी पार्ट तो क्या है, हर एक बॉडी पार्ट आपका कनेक्टेड नहीं है ना बाहर से। आप पहले सांस लेंगे, वो लंग्स तक पहुंचेगी, तब जाके वो पूरी बॉडी में जाती है। तो वो यही पूछ रहे हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इन मल्टी सेलुलर organisms like human, all the body cell are not in contact with the surrounding, है ना। सराउंडिंग में तो ऑक्सीजन है, सराउंडिंग से सारे के सारे सेल्स कनेक्टेड नहीं है। Therefore every cell will not get oxygen as per need by the process of diffusion ठीक है ना, from the environment। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी लाइफ प्रोसेस के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।